Good morning students, welcome to all of you this online class. Today we will discuss chapter 11th of history, the making of national movement. इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से सत्याग्रह शुरू हुए आज़ादी पाने के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस लाने के लिए कौन कौन से सत्याग्रह शुरू हुए और कौन कौन से ब्रिटिश ने एक्ट पास किए और कैसे इंडियंस लोग इसके अगेंस्ट गए। ठीक है, फर्स्ट है द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की कैसे एमरजेंस हुआ। ठीक है, द इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर्स आर इंडियंस। पहले इंडियंस की डेफिनेशन दी हुई है। अभी इंडियंस कौन है? जो पीपल इंडिया के पीपल हैं सारे, जो अलग अलग क्लास, कलर, कास्ट के रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो क्या है? इंडियंस है। ठीक है, द अवेयरनेस ऑफ बीइंग इंडियंस दैट इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम लीड टू सी द ट्रेस नेचर एंड रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कहते जो जितने जहाँ के रिसोर्स है, जहाँ सिस्टम है, उसका मीनिंग क्या है? जो जहाँ के इंडियंस के रिसोर्स है, जो जहाँ का सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या है? रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश का रोल है। कहते जब इनका कहने का मतलब ये है कि ये तब तक इंडियन नहीं हो सकते, तब तक ये इनके रिसोर्स अपने नहीं हो सकते जब तक ब्रिटिश की इंटरफेरेंस है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद पॉलिटिकल एसोसिएशन आई केम इन टू बीइंग इन द 1870 एंड 1880s। उसके बाद पॉलिटिकल एसोसिएशन आई किसके लिए? इंडियंस को उनका हक दिलाने के लिए। ठीक है, इंडिया में पुनः सार्वजनिक सभा एंड मैनी सच एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region. पुनः सार्वजनिक सभा आई जिसमें क्या गोल था इनका? कि लोगों को टू द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियंस को उनका राइट दिलाने के लिए पुनः सार्वजनिक सभा आई। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरेन। ये किस आइडिया पे काम करती थी? सॉवरेन। सॉवरेन क्या था? भी लोगों को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस हो, लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद क्या आता है? इसका क्यू फ्यूचर क्या है? नेशनलिज्म। उसके बाद आता है आर्म एक्ट। आर्म एक्ट क्या है? आर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। आर्म एक्ट में क्या होता है? 1878 में ब्रिटिश के द्वारा पास होता है, जिसमें इंडियंस को हथियार रखने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इंडियंस को क्या था? भी हथियार रखने की परमिशन नहीं है। ब्रिटिश को ऐसा था भी इनको हथियार रखने की परमिशन नहीं देते, ऐसे क्या हमारी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद वर्नकुलर एक्ट पास होता है 1878 में, जिसमें क्या होता है? जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो सारा अपने हाथ में ले लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोई भी इसके अंगेंस्ट नहीं कुछ भी पब्लिश कर सकते। अगर वो पब्लिश करती भी न्यूज़पेपर में कोई भी ठीक कुछ भी, तो एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, तो इसको क्या माना जाता है? ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है। 1883 में लॉर्ड रिपन जो होता है वो एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, लिबरेट बिल। लिबरेट बिल में देखिए हम क्या है? दिस बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड साउथ इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। इस बिल में जो लिबरेट बिल होता है, इसमें क्या होता है? जो इंडियंस जजेस है और ब्रिटिश जजेस है, इसमें इक्वलिटी होएगी। कहते हैं अगर ब्रिटिश का कोई केस है वो इंडियन जजेस लड़ सकते हैं, अगर इंडियंस का कोई केस है ब्रिटिश जजेस लड़ सकते हैं। This bill caused widespread agitation among the whites who strongly opposed the bill and forced the government to withdraw it. इस बिल के पास होने से क्या होता है? जो वाइट पीपल होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एगिटेशन पे उतर आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा होता है भी जो हम हमारे तो ये गुलाम है, भी जो हमारे इंडियन जज है वो हमारा केस कैसे लड़ सकते हैं। लिबरेट बिल में क्या था? जो इंडियन जजेस है वो ब्रिटिश का केस लड़ सकते हैं, ब्रिटिश जजेस है वो इंडियन का केस लड़ सकते हैं। बट जो वाइट पीपल थे उनको ये पसंद नहीं आया, वो इसके अपोजिट गए और उन्होंने गवर्नमेंट को इस बिल को विदड्रा करने के लिए, फोर्स स्टॉप करने के लिए बोला। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा था भी ये तो हमारे गुलाम है, ये हमारा केस कैसे लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज एस्टैब्लिश इन 1885 बाय ए ब्रिटिश सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है A.O. ह्यूम। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसके इस्टेब्लिशमेंट हुई 1885 में, ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई और किसने की? 1885 में A.O. ह्यूम ने। इट इंक्लूड्स 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
इसके लिए 72 डेलीगेट्स अलग अलग कंट्री से आए। कौन कौन से लीडर थे इनके? दादा भाई नारोजी, WC बैनर्जी, सुंदरनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्य लॉय एंड फिरोज शाह मेहता एंड बरादुद्दीन तावेजी। नेशन इन द मेकिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ 2 ग्रुप्स। उसके बाद 2 ग्रुप्स बन जाते हैं नेशनल कांग्रेस के, एक मॉडरेट एक रेडिकल्स। एक तो जो विश्वास रखते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक मेथड से, और एक जो करते हैं जो दूसरा ग्रुप होता है वो किस में विश्वास रखता है? वो दंगे फसाद जैसे करते हैं भी। इंडियन अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है हमने, वो शांतिपूर्वक मेथड में विश्वास नहीं रखते थे। मॉडरेट पढ़ते हैं हम पहले। मॉडरेट लीडर किस में विश्वास रखते थे? बिलीव्ड इन प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म। रिफॉर्म लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे। और रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल वर दोज हु वांटेड टू ओपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट। ठीक है, जो रेडिकल थे वो किस में विश्वास रखते थे? भी बाइकआउट करें, स्ट्राइक करने हैं, दंगे करने हैं। जो मॉडरेट थी वो किस में? वो बेनती करके खुश थे। बेनती कर दी, लेटर लिख दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हमें यहाँ इंडिपेंडेंट दे दो। ठीक है, अ ग्रेट वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर डिमांड। इट डिमांडेड द सेपरेशन। और इनकी क्या डिमांड थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इनकी क्या डिमांड थी? भी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग हो। ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपील अबॉलिशन ऑफ द आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इनकी क्या डिमांड थी? जो आर्म एक्ट पास किया था ना भी, जिसमें उनको आर्म्स रखने की, ठीक है, परमिशन नहीं थी, वो उन्होंने क्या भी इनको बंद कर दो और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दो। इट ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या डिमांड की? जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव से अलग हो। अर्ली कांग्रेस रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू। इट डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल हैड लीड टू पॉवर्टी एंड फैमिन्स। जो कांग्रेस थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इशू उन्होंने रेज किए। कहते जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल के कारण हमारा जो देश है पावर्टी और फैमिन्स की तरफ बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू। और इन्होंने लैंड रेवेन्यू जो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। हैड इम्पावरिश्ड पीजेंट्स एंड जमींदार एंड दोज वर फूड शॉर्टेज बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड ग्रेन्स ऑफ यूरोप। जिसके कारण जो हमारे किसान एंड जमींदार है बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, फूड शॉर्टेज की कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, वो क्या कर रहे थे? ग्रेन्स का यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो फूड आइटम्स है वो वहाँ पे भेज रहे थे, जिसके कारण हमारे देश में क्या आ रही है? फूड की शॉर्टेज हो रही है। उसके बाद हम टॉपिक करते हैं फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। फ्रीडम इज बर्थ राइट जो किसने स्लोगन दिया था? तिलक ने। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वाज द पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जिन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या डिमांड किया? फ्रीडम इज किसकी डिमांड की? स्वराज। स्वराज क्या होता है? पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, उन्होंने डिमांड की स्वराज की। और तिलक ने क्या डिक्लेयर कर दिया? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कहते फ्रीडम हमारा जो क्या बर्थ का राइट है, इसको मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। उसके बाद क्या होता है? 1905 में विक्री कर्जन होता है, वो क्या करता है? बंगाल की पार्टीशन कर देता है। ठीक है, अनाउंस द पार्टीशन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंसेस ब्रिटिश ऑफ इंडिया। बंगाल वाज इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। बंगाल की एक बिहार का पार्ट बना देते हैं और एक उड़ीसा का। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्uriated पीपल ऑल ओवर इंडिया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। बहुत सारा मॉडरेट एंड द रेडिकल प्रोटेस्ट द पार्टीशन, वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके खिलाफ हो जाते हैं मॉडरेट एंड रेडिकल लीडर भी बंगाल की पार्टीशन की। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड पीपल इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर यूनाइटेड टाइट राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट एंड सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन एंड दिस लीड टू द बर्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं भी, अब वो इकट्ठे हो जाएंगे, रक्षाबंधन में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के राखी बांधेंगे भी। जहाँ पे उन्होंने यूनाइटेड दिखाया है, ठीक है, यूनिटी दिखाई, यूनाइटेड टाइट राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट एंड सेलिब्रेट रक्षाबंधन एंड लीड द बर्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चलती है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता है? जिसमें
हर एक चीज़ का बायकॉट करना, ठीक है, हर एक चीज़ का बाय करना जो कि अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ है उसका बायकॉट करना। जो भी लोग बच्चे पढ़ रहे थे कॉलेज में, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने कपड़े चलाने शुरू कर दिए ब्रिटिश के, भी अब हम इनकी पहनेंगे, हम अपना ही बनाया हुआ सामान, अपने ही देश का बना हुआ सामान यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। उसके बाद 1919 में जो एक स्ट्रगल होता है ब्रिटिश रूल का, ये क्या बन जाता है, मास मूवमेंट हो जाता है 1919 में। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट, वर्किंग इन लार्ज नंबर एंड फैक्ट्री वर्कर्स। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है 1940 में, जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, जो इंडिया की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। इंडिया वाज ड्रैग्ड इनटू द वार एंड दिस लीड टू ए ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वार में, इंक्रीज में। इसको पूरा करने के लिए वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हैं। एंड डिमांड फॉर वॉर सप्लाइज लीड टू ए शार्प प्राइस इन प्राइस विच क्रिएट ग्रेट डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल, जो कि कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती है। द वॉर लीड्स टू ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। द गवर्नमेंट फोर्स द विलेज इन इंडिया टू सेंड देयर सोल्जर फॉर एन एलियन कॉज। उसके बाद ये वाली वॉर क्या होती है, ब्रिटिश अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर होती हैं वो आर्मी में भेजती है, और गवर्नमेंट फोर्स करती है विलेजेस में इंडियंस को, इंडियन सोल्जर भी वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वॉर में जाएं। उसके बाद महात्मा गांधी जी आते हैं। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। He studied law in England and went to South Africa to practice law and stayed there for 20 years. उन्होंने इंग्लैंड में स्टडी की और साउथ अफ्रीका में 20 ईयर्स निकाली। He emerged as a mass leader of India, ठीक है। वो क्या होते हैं, इंडिया के एक मास लीडर बन जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके होते हैं। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी स्ट्रगल फॉर द इंडियंस इज नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेशियस स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी क्या कहते हैं भी, एंड हैड अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पॉपुलरिटी बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं, साउथ अफ्रीका में वो क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका में किसके अगेंस्ट क्या होते हैं, वहाँ पे लोगों में स्किन कलर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और गांधी जी इसके अगेंस्ट जाते हैं और वहाँ पे वो उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी उनको हासिल होती है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। महात्मा गांधी spent his initial years in the Indian travel throughout the country, understanding the people, their needs and the overall situation। महात्मा गांधी पहले के अपने साल के कुछ टाइम कंट्री में इंडिया में बताने के बाद वो लोगों को क्या समझना चाहते थे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना समझना चाहते हैं उनकी नीड्स को। इसके के लिए वो क्या चाहते हैं भी सारी कंट्री का मैं ट्रैवलिंग करूँ। गांधी जी लॉन्च लोकल मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद इन विच ही रिसीव सक्सेस। गांधी जी लोकल मूवमेंट चलाते हैं, वहाँ पे वो चंपारण, खेड़ा की ट्रैवलिंग करते हैं अहमदाबाद में। गांधी जी मेथड ऑफ फाइटिंग वाज नोन एज सत्याग्रह विच वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का मेथड क्या होता है, सत्याग्रह पे चलना, जिसका मेन मकसद क्या है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी क्या चाहते थे भी सारा जो लड़ाई हमने करनी है ब्रिटिश से, वो क्या करनी है, नॉन वायलेंस मेथड से करनी है। उसके बाद आता है हमारा द रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह जो किन्होंने पास किया था, गवर्नमेंट ने इन 1990 में। इसमें क्या था भी लोगों को द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सर्च एनी प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन होम इट्स सस्पेक्टेड विदाउट ए वारंट। इसमें क्या था, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता था जो अगर वो शक के आधार पे, ठीक है। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट सत्याग्रह चलाया, रोलेट एक्ट के भी ये वाला बंद करो भी, ऐसे कैसे भी आप हमारे इंडियंस हमको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है भी, और हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दी जाए। और इनके साथ कौन थे, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया इसका रोलेट सत्याग्रह का। उसके बाद अप्रैल 1919 में नेशन वाइड हड़ताल वाज लॉन्च एंड गवर्नमेंट यूज ब्रूचल मेजर टू सप्रेस देम। उसके बाद 1990 में गवर्नमेंट ने इसको दबाने के लिए जलियांवाला बाग में वो एक मीटिंग करते हैं, जहाँ पे जनरल डायर
मैसेकर होता है, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहाँ पे जनरल डायर आके अमृतसर में आके वो आके गोलियाँ चला देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ना है जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ पे 13 अप्रैल 1990 बैसाखी वाले दिन क्या होता है, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है, किसको लेके, रॉलेट एक्ट को मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे जनरल डायर आके जलियांवाला बाग में आके बहुत सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, द कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, ऑल नेशनल लीडर प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। सारे लीडर इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। ये हम उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों का क्या इसके, जब महात्मा गांधी जी कहते हैं भी अब हमने, उसके बाद खिलाफ एगिटेशन आता है, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आती है, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।